जिसका नाम है सेफ्टी इन प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टार्टअप एंड शटडाउन की बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाइपलाइन कलर कोडिंग के बारे में खासली फोकस किया जाता है क्वेश्चन एंड आंसर पर, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल पाइपलाइन के जो रहते हैं उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, शेड्यूल हो गया, इस तरीके से टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस वर्क भी देखेंगे हम। फिर परमिट के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन प्रेशर रिलीफ वॉल्व हो गया, ब्रीदर वॉल्व हो गया, फ्लेयर सिस्टम, फ्लेम अरेस्टर। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिकल फेल्यूर दैट लीड टू लॉस ऑफ कंटेनमेंट। तो यस, प्रोसेस इंडस्ट्री में कंटेनमेंट लॉस हो जाता है अगर कोई मशीनरी या फिर इक्विपमेंट फेल्यूर होता है तो। देन ये ना हो, इसकी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और स्टार्टअप और शटडाउन में कौन कौन सी सेफ्टी ली जाती है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्टअप और शटडाउन की बात करते हैं। सो व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप मतलब कोई भी प्रोसेस को नए से स्टार्ट करना। ठीक है, कोई भी मशीनरी हो, इक्विपमेंट्स हो, ठीक है, तो उसको फ्रॉम जीरो से लेके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इनिशियल स्टेज से जब हम स्टार्ट करते हैं वापस एक बार, तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है। अब स्टार्टअप जैसे कि सर मैं रोज एक रिएक्टर पर काम करता हूँ, मशीन पर काम करता हूँ, तो रोज जब मैं रिएक्टर इन प्रोसेस रहता है, रनिंग रहता है, तो क्या उसे भी स्टार्टअप कहेंगे? या फिर बॉयलर रुकने के बाद वापस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसे स्टार्टअप कहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो रूटीन वर्क में जब हम मशीन ऑन ऑफ करते हैं तो उसे स्टार्टअप नहीं कहेंगे। स्टार्टअप दो वक्त उन्हें स्टार्टअप कहा जाता है। नंबर वन, मान लो कि कोई भी मशीन ब्रेकडाउन हुई है, कोई भी इक्विपमेंट या कोई आप समझ रहे हो सिस्टम ब्रेकडाउन हुई है। ठीक है, कोई भी सिस्टम, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, प्रोसेस से रिलेटेड हो। तो अगर सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है, कोई मशीनरी इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हुआ है, बॉयलर, रिएक्टर, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो प्रोसेस इंडस्ट्री में से, या फिर फ्लेयर सिस्टम भी ले सकते हो। तो ब्रेकडाउन होने के बाद मान लो कि वो खराब हुआ है, अभी हमें क्या करना है, उसको रिपेयर करना है, मेंटेन करना है। एक बार मेंटेनेंस का भी पूरा ये खत्म होने के बाद, काम खत्म होने के बाद, अब हमें क्या करना है, उसका टेस्टिंग करना है, राइट। तो टेस्टिंग के वक्त या फिर जब हम ब्रेकडाउन के बाद जब नए सिरे से जो भी इक्विपमेंट है, मशीनरी या सिस्टम है, उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को स्टार्टअप प्रोसेस कहा जाता है। तो नंबर वन क्या हुआ कि जब हम उसका ब्रेकडाउन होने के बाद, चाहे वो शेड्यूल हो, प्रिवेंटिव हो, या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है किसी इक्विपमेंट का, मशीन का, देन ये मेंटेनेंस होने के बाद जब हम उसे वापस स्टार्ट करते हैं तो उसे स्टार्टअप प्रोसेस कहा जाता है। दूसरी कंडीशन ऐसे रहती है कि मान लो कि कोई नया इक्विपमेंट ही अ, हमने इंस्टॉल किया, नया मशीनरी हमारे यहाँ इंस्टॉल किया है, नया सिस्टम हमने बिल्ड किया है, तो उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तब हम स्टार्टअप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसमें PSSR जनरली जनरेट होता है उससे, कि आपने किस तरीके से स्टार्टअप किया था, क्या क्या, कौन कौन से एनर्जी सोर्सेस पहले ये किए थे, फिर कितने इफिशिएंसी पर मशीन को रन किया था, टेस्ट रन, ड्राई रन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें स्टार्टअप में होती है। तो दो कंडीशन है, तो ब्रेकडाउन हो गया या तो नया मशीन या इक्विपमेंट हमने लाया है तो। दूसरा होता है शटडाउन। शटडाउन प्लान भी हो सकता है या फिर सडन भी हो सकता है। मान लो कि कोई मशीनरी प्रोसेस में से, पूरे सिस्टम है तो सिस्टम में से कोई भी एक पार्ट या कोई मशीनरी खराब होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा जो सिस्टम है वही रोकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में कोई तो भी एक मशीनरी खराब हुई है, ब्रेकडाउन हुई है, तो तब आपको क्या करना पड़ता है कि पूरा जो सिस्टम है उसे शट डाउन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, ब्रेकडाउन रिपेयर करना है ना, तो उस मशीन को, उस इक्विपमेंट को क्या करना है, हमें रिपेयर करना है, राइट। तो उसके लिए, उस मेंटेनेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है। अब शटडाउन इट्स नॉट दैट सिंपल के जब आप प्रोसेस प्लांट में काम करते हो, रिफाइनरीज में काम करते हो, शटडाउन लेना या फिर शटडाउन करना ऐसा नहीं है कि बस हमने ऑफ, स्विच ऑफ का बटन दबा दिया और हो गया शटडाउन, इस तरीके से नहीं। अगर ऐसा इतना आसान होता तो इतने सारे एक्सीडेंट्स भी ना होते। तो शटडाउन में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टअप और शटडाउन ये दोनों ही हजार्डस प्रोसेस है। दूसरा, शटडाउन मान लो कि पूरा सिस्टम अभी रेस्ट पोजीशन पर है, कोई भी एनर्जी सोर्सेज से कोई भी मूवमेंट नहीं है, देन
आपके जो मेंटेनेंस की टीम है, उनके जो टेक्नीशियन से लोग हैं, वहां पर वो ब्रेकडाउन लोकेशंस ढूंढेंगे, वहां पर फिर वो उनका मेंटेनेंस की एक्टिविटी करेंगे। अब प्रोसेस प्लांट में कभी कभी क्या रहता है कि ये जो मेंटेनेंस की जो जगह रहती है वो ये भी रहती है, कन्फाइन स्पेस भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हो, तो इसीलिए वहां पर सारा परमिट सिस्टम वगैरह फॉलो करना पड़ता है शटडाउन के वक्त। और कभी कभी तो फ्लेमेबल गैसेस भी उसमें से बाहर निकलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ता है ड्यूरिंग द शटडाउन। ठीक है। अब शटडाउन हो गया, अब आपने मेंटेनेंस एक्टिविटी किया है, अब पूरा तरीके से वापस एक बार सारे पार्ट्स वगैरह फिट कर दिए हैं, अब आपको वापस स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टार्टअप एंड शटडाउन का एक्टिविटी रहता है। अब शटडाउन का मैंने एक सिनेरियो बताया था आपको कि भाई सडनली कोई मशीनरी या सिस्टम में से कोई पार्ट ब्रेकडाउन हुआ है, नाउ अभी आपको उसको रिप्लेस करके मेंटेन करके वापस एक बार स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए आपको शटडाउन लेना पड़ेगा, क्योंकि चलते प्रोसेस में तो आप पार्ट नहीं बदल पाओगे, तो इसीलिए आपको शटडाउन करना पड़ता है पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से शटडाउन रहता है। नंबर टू, शटडाउन प्लांट भी हो सकता है। रिफाइनरी जनरली जो प्रोसेस इंडस्ट्री में है, तो प्लांट शटडाउन भी रहता है कभी कभी, तो वो एक 3 दिन से लेके 6 महीने तक भी पूरा शटडाउन चलता है रिफाइनरीज वगैरह जनरल इंडस्ट्रीज में। वो डिपेंड रहता है कि कितने सिस्टम आपको शटडाउन करना है, कितना मेंटेनेंस है, कितना बड़ा काम है। ठीक है, पूरा सिस्टम रिप्लेसमेंट है क्या है, तो ये सब देख के उसका पीरियड डिसाइड किया जाता है। दैट्स इट। अच्छा, आप में से एक सेकेंड। हाँ, आप में से अभी कोई शटडाउन में काम कर रहा है? जो अब्रॉड है शायद, उसमें से कुछ लोग होंगे, तो प्लीज आपका शटडाउन क्या रीजन है, क्या है वो बताइए, कितने पीरियड के लिए प्लान किया है। गुड इवनिंग सर। अमित जी, या पहले किसी ने जी किया है शटडाउन में काम? जी जी। आपका जी एक्सपीरियंस सर, बताइए। शटडाउन मैं ऑलरेडी यस सर सर। रिलायंस में ही काम किया हूँ सर। हाँ। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है सर उसमें का मेरा। शटडाउन ओके। प्रोसेस ये है ना सर, पहले कि कोई भी काम करने से पहले उसमें उसका प्रिपरेशन किया जाता है कि कितने दिन का शटडाउन लेना है। एक्चुअल क्या है सर कि इसमें क्या होता है कि एक्सपायर में हर चीज रहता है। ठीक है, अगर हमारा हम्म। ज्यादा उसमें खराबी है तो उसको पूरा प्लान को ही बंद करके उसका प्लानिंग प्रॉपर करके बंद किया जाता है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों लोग करेक्ट। मिलकर उसका प्लानिंग करते हैं कि भाई कितने दिन का शटडाउन चलेगा। हम्म। उस हिसाब से सर बनाकर शेड्यूल, और उसके 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन, और मेगा शटडाउन सर तो 5 साल पर आता है। तो सर ऐसा ही किया जाता है मेंटेनेंस तो। अच्छा अमित जी, मुझे बताइए कि शटडाउन क्यों लिया जाता था, आपका सिनेरियो क्या था? जी, एक्चुअल क्या है हाँ। सर, शटडाउन इसलिए जाता है कि जैसे रनिंग में रहता है तो कोई इक्विपमेंट हुआ है तो बार बार हम्म। उसका अगर मेंटेनेंस आता है सर, ठीक है, हम्म। हम्म। रनिंग में तो उस चीज को हम नया लगाकर उसको शटडाउन लेते हैं तो उसको नया रिप्लेसमेंट किया जाता है सर। तो पार्ट रिप्लेसमेंट एंड प्रिवेंटिव जो ब्रेकडाउन था, जी जी। उसके लिए हम क्या करते हैं, शटडाउन लेते हैं। नाफी जी, आपका क्या शटडाउन लेते एक्सपीरियंस रहा है? क्या सर? नाफिस आलम, आपने माइक अनम्यूट किया यस था, सर। प्लीज आप। गुड इवनिंग सर। हाँ। हाँ, यस, गुड इवनिंग। सर हमारा शटडाउन एक चला था टाटा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा में सर, ओके। 47 डेज का। हाँ। जो कन्वर्टर था सर, कन्वर्टर में जो मोल्टन मेटल को ये प्यूरिफायर किया जाता है, वो हम्म। ले जाके इसको साचा में ढाला जाता है फ्रेम में, तो वो ओके। कन्वर्टर ही ब्लास्ट कर गया था। अच्छा। तो फिर उसको शट डाउन करके उसको रिप्लेस किया गया था पूरा कन्वर्टर को ही। और बराबर। उसका शट डाउन ऐसे भी आता है जब उसका क्या बोलते लाइफ हैं, खत्म हो जाता है प्रिवेंटिव के लिए। हाँ कभी कभी शट डाउन उसका ये भी लिया था कन्वर्टर में, जो एक जो हीट को रोकने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्ट कुछ लगता है, हीट जैसा लगता है सर, उसका नाम याद नहीं मुझे आ रहा है। ओके, वो हीट ठीक को है। ऑब्जर्व करने के लिए उसका हम्म। बार बार कन्वर्टर में वो डाला जाता है, उसके लिए भी शट डाउन लिया जाता है सर। ठीक है। अच्छा नाफी जी, अभी शटडाउन के बाद स्टार्टअप का प्रोसीजर का क्या रहता है, आप बताइए मुझे। टेस्ट रन, ट्राई रन। अभी मान लो कि सर आपने उसमें कन्वर्टर को रिप्लेस कर दिया, उसके बाद स्टार्टअप। हाँ, पहले पहले उसको तो चेक किया जाता है सर कि हाँ वो अभी वो हम्म। स्टार्टअप में चलने लायक है कि नहीं, प्रोडक्शन जो दे रहा था वो प्रोडक्शन दे रहा है कि नहीं। उसके बाद से फिर उसको हैंड ओवर किया जाता है सर, यस, प्लांट को। तो मतलब स्टार्टअप प्रोसीजर में आपका
कमीशनिंग होता रन है, से कमीशनिंग लेके हमारे हैंड ओवर तक रहता है, कमीशनिंग हमारे राइट? अंडर ही रहता है। ओके। जैसे आप बोले ना सर, PSSR हो तो उसके बाद ही सर स्टार्टअप लेते हैं सर। क्या ओके। होता है कि ऑपरेशन और मैकेनिकल दोनों मिलकर फिर उसका पूरा वेरीफाई करते हैं, जैसे मेरा पार्ट है उस टाइप से हो गया है कि नहीं हो गया है, प्रॉपर यस। उसका प्लानिंग करके, और उसको एक दिन प्लानिंग करके और पूरा मैनेजमेंट जितना भी रहता है उसका PSSR करके उसके बाद फिर स्टार्टअप लेते हैं। स्टार्टअप करते समय सर ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर आदमी तो है कि नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है खतरा होने का सर। यस। यस। क्योंकि हम्म। आपको पता नहीं है कि किस तरीके से रिएक्ट कर जी सकते जी। कोई भी रिएक्ट। इक्विपमेंट या एक्चुअल कैसा, हमने। हाँ। ऐसा बहुत सारा हो चुका है, इसलिए वहां से मतलब जितने भी प्लांट में काम करने वाले हैं तो उसको साइड में कर देते हैं पहले, स्टार्टअप करने से पहले। ओके। ओके। बलिराम जी। सर हमारे पास भी शटडाउन इधर होता है रिलायंस में। हम्म। कई बार कैटलिस्ट चेंज करने के लिए होता है, कई बार ऑनलाइन में ट्रे वगैरह उसका ये हो जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए होता है, सेपरेट के लिए होता है। शटडाउन होता है कि हम लोग उसमें पहले तो आइसोलेशन देखते हैं कि इसका बैटरी लिमिट से आइसोलेट हुआ या नहीं। ओके। ओके। बैटरी लिमिट आइसोलेट। से पॉजिटिव है। आइसोलेट का मतलब हमें समझाओगे कि मतलब कि जो भी आपका क्रूड वगैरह है उसको आइसोलेट किया जाता है ताकि वो सिस्टम में ना आए ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। ठीक है। वो इनलेट ऑल्सो। आउटलेट दोनों तरफ हम लोग चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव आइसोलेट हो गया ओके। बैटरी लिमिट से। इसके बाद जाकर के उसका इधर देखते हैं हम लोग, इंश्योर करते हैं ट्रेनिंग फ्लशिंग पर्जिंग हुआ बराबर या नहीं हुआ। हम्म। इसके वो जब ऑपरेशन क्लियर कर देता है इसके बाद जाकर ऑपरेशन है मैकेनिकल एंड करता है, तो फिर हम लोग उसको PD से सब चेक कर प्रेशराइज हुआ रियल में या नहीं, इसके बाद जाकर के काम करते हैं। उसके लिए हम ओके। लोग शटडाउन में प्लानिंग करते हैं कौन सी जॉब कैसे करना है, उसमें क्या बराबर। आजाद है, रिस्क असेसमेंट हम लोग भी करते हैं और उसका प्रिकॉशन लेते हैं, रिस्क्यू प्लान बना के रखते हैं। कुछ हम्म। इमरजेंसी हुआ तो कैसे वहां से उतारना है कॉलम से, कैसे हॉस्पिटल ले जाना है, ये सारे प्लानिंग हम लोग पहले से करके रखते हैं। राउंड कंप्लीट होने के बाद PSSR करते हैं जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी ये सारे डिपार्टमेंट के लोग आता है, क्वालिटी सभी लोग अपना हम्म। अपना डिपार्टमेंट का सब लोग चेक करता है। उसके बाद ओके। जाकर के फिर प्लांट। ओके। गुड। थैंक्स। तो जनरली मैंने आपको रीजन समझा दिया कि क्यों शटडाउन किया जाता है, और बलिराम, अमित और नाफिक जी ने बता दिया कि जब हम वापिस शटडाउन के बाद एक बार PSSR करते हैं या फिर स्टार्टअप करते हैं तो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं वो वहां पर रहते हैं टीम बना के, और ये सारा चीजें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देन हैंड ओवर होता है ऑपरेशंस टीम को। राइट। इसे हम CFT या फिर क्रॉस फंक्शनल टीम भी कहते हैं, जिसमें क्वालिटी ऑपरेशन सेफ्टी मेंटेनेंस वगैरह इन सब डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। तो अपना अपना जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वहां पर चेक करते हैं कि सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर जब आप लोग एक्सप्लेन करते हो, आपको पता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आपने कुछ चीजें यहाँ पर कॉमन देखी होगी। तो हर एक शटडाउन में या फिर हर एक PSSR में या फिर स्टार्टअप में सबसे पहले आता है प्लानिंग। ओके। कि हमें कोई भी काम, नॉट ओनली द स्टार्टअप एंड शटडाउन, कोई भी काम सबसे पहले तो प्लान किया जाता है, इस तरीके से किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब वो काम हमें पता चल गया कि किस तरीके से करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट आता है प्लानिंग, उसके बाद आता है प्रिपरेशन। ठीक है। देन आता है आपका एग्जीक्यूशन। याद रखना, तो सबसे पहले प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, देन एग्जीक्यूट कीजिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होता है। तो ये आपको हर एक स्टार्टअप शटडाउन में ये चीजें कॉमन मिलेगी। आगे बढ़ लेते हैं। स्टार्टअप और शटडाउन से पाइपलाइन का जो कलर कोड है उसका इंडिया स्टैंडर्ड पर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्रीज में चाहे आप केमिकल प्लांट ले लो, रिफाइनरीज ले लो, फार्मा इंडस्ट्रीज ले लो, तो उसमें पाइपलाइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि वाटर सप्लाई हो या फिर गैसेस का सप्लाई हो, एसिड का, फ्लूइड का, जो भी सप्लाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर एयर या तो फिर लिक्विड को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर,
पाइपलाइन चाहिए। अब उसके कलर कोडिंग होनी चाहिए, वरना अगर हर एक पाइप का कलर कोड, अगर मान लो कि पाइपलाइन अपने हिसाब से अगर हम उसको कलर देते रहेंगे तो हमें क्या पता कि अंदर क्या है। अब यहाँ पर मान लो कि जो आदमी यहाँ पर ऑपरेशंस में, उसको तो पता है कि इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर एसिड है, लेकिन अगर कोई मेंटेनेंस वाला बंदा आएगा या कोई थर्ड पार्टी वाला बंदा आएगा तो उसको कैसे समझेगा कि इस पाइप के अंदर कौन सा मटेरियल है या फिर कौन सा फ्लूइड है, कौन सा गैस है। ठीक है, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कलर कोडिंग या फिर कलर के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक इंडियन स्टैंडर्ड बनाया है कि भाई इंडस्ट्री में जो भी पाइपलाइन है उसका कलर कोडिंग किस तरीके से होना चाहिए। ओके, 1990 में बनाया था, 2006 में इसका अमेंडमेंट भी हुआ है। एकदम सिंपल, यहाँ पर मैं एक चार्ट दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर एक ग्राउंड कलर का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखिए कि अगर कोई भी पाइपलाइन है तो उसमें सबसे पहला जो कलर दिया जाता है पूरे पाइप के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड कलर कहते हैं। ठीक है, कोई भी रेड कलर ले लो, ग्रीन कलर ले लो, ब्लू ले लो, ठीक है, वायलेट ले लो, तो ब्लैक ले लो, कोई भी कलर अगर पूरे पाइप पर अगर दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो ग्राउंड कलर है। ग्राउंड कलर उस पाइप के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसके बेसिस पर रहता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर वाटर है तो वाटर का सी ग्रीन कलर रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो समंदरी हरा जिसे कहते हैं हम, तो सी ग्रीन कलर वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टीम, ठीक है, तो जो भी भाप है, स्टीम है, उसके लिए एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम कलर रहता है IS 2339 का। उसके बाद वेजिटेबल्स, एनिमल ऑयल्स, कंबस्टिबल लिक्विड के लिए यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर होता है। अब मैं यहाँ पर ग्राउंड कलर की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद भी कलर ऐड होने वाले हैं, कलर के जो बैंड रहते हैं वो ऐड होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है एसिड, तो जो भी जितने भी टाइप के एसिड है, अगर उस पाइप में मेन सब्सटेंस एसिड है तो उसके लिए डार्क वायलेट कलर है। दूसरा है एयर, एयर के लिए हम जनरली स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जहां पर भी देखा होगा कि न्यूमेटिक एयर का जो सप्लाई है वो ब्लू कलर के पाइप में दिखता है हमें। उसके बाद गैसेस, तो जो भी गैसेस है जनरली कैनरी येलो कलर के पाइपलाइन से ही हम देखते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो अभी PNG का जो गैसेस का इंस्टॉलेशन है उसका येलो कलर के पाइप ही आपको दिखते हैं। उसके बाद है अल्कलीज, तो अल्कलीज स्मोक ग्रे कलर के रहते हैं, जनरली आप ग्रे कलर कह सकते हो। तो ग्रे कलर का अगर पाइप दिख गया समझ जाना कि उसमें अल्कलीज है। नेक्स्ट, अदर लिक्विड और गैसेस विच डू नॉट नीड आइडेंटिफिकेशन, अगर ऐसे कोई लिक्विड है, गैसेस है जो कि हार्मफुल नहीं है या जिनको स्पेशली आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, उनके लिए यहाँ पर ब्लैक कलर दिया जाता है। यहाँ पर पाइपलाइन की बात हो रही है, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं तो वहां पर डार्क एडमिरैलिटी ग्रे कलर दिया जाता है उनको, तो ये याद रखना है। दो ग्रे कलर में डिफरेंस है, यहाँ पर एक लाइट ग्रे, स्मोक ग्रे कह सकते हो उसमें। उसके बाद अगर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है तो उसमें डार्क ग्रे कलर है। और ये पाइपलाइन का कलर कोडिंग इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अब ग्राउंड कलर किसे कहा जाता है कि ग्राउंड कलर मीन्स अप्लाइड टू द फुल सेक्शन, आप समझ रहे हो, तो उसे ग्राउंड कलर कहा जाता है। और ग्राउंड कलर का ये टेबल है, ये आपको पाठ ही करना है क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 3 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ? तो एसिड का कौन सा कलर कोड है, वाटर का कौन सा है, एयर का कौन सा है, आते ही आते हैं। आगे अब हम बात करते हैं कि बैंड की। यहाँ पर दिख रहा है आपको कलर बैंड। ग्राउंड कलर पूरे पाइप पर रहता है, बैंड मतलब कि एक ऐसा पट्टा रहता है, छोटा सा पार्ट, ठीक है, छोटा सा पोर्शन उस पर। अब ये क्यों, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि उसमें क्या है। अब मैं अगर ग्राउंड कलर देख के सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अरे इसमें स्टीम है, इसमें पानी है, इसमें एसिड है, लेकिन कौन सा एसिड है ये बताने के लिए हमें और कलर बैंड भी पता होने चाहिए। आगे, अब कलर बैंड तो आपने देख लिया कि फर्स्ट कलर बैंड ये देखिए ऊपर देखा तो ये हो गया कलर बैंड। ओके, दूसरा, 2 कलर बैंड भी रहते हैं, वाई, आइडेंटिफिकेशंस के लिए। तो फर्स्ट कलर बैंड हो गया और दूसरा कलर बैंड हो गया, और उससे पहले पूरे पाइप पर क्या आता है फिर, ग्राउंड कलर। ओके, अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, तो उसके लिए अगेन यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड ने पूरा टेबल दिखाया है। अब यहाँ पर ये देखिए वाटर, तो अगर पानी है इसमें और ये पानी कूलिंग के लिए जा रहा है तो ग्राउंड कलर क्या है, सी ग्रीन है।
और फर्स्ट कलर बैंड कौन सा आएगा, फ्रेंच ब्लू कलर का आएगा। तो आप समझ जाओगे कि ये पानी है और ये पानी जा रहा है कूलिंग के लिए, या फिर इसका इस्तेमाल कूलिंग के लिए होगा, चिलर वगैरह के लिए ये ज्यादा होगा, तो आपने वहां पर देखा होगा। दूसरा, अगर पानी बॉयलर के फीड में जा रहा है तो ग्राउंड कलर तो सी ग्रीन ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि वाटर है तो सी ग्रीन ग्राउंड कलर रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट कलर बैंड है उसका गल्फ रेड कलर वहां पर रहेगा। फिर ड्रिंकिंग वाटर है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप देख लीजिए कि दो कलर बैंड आपको देखने को मिलता है। ग्राउंड कलर तो सी ग्रीन रहता ही है, लेकिन फर्स्ट कलर बैंड फ्रेंच ब्लू है और सेकंड कलर बैंड रहता है आपका सिग्नल रेड। तो इस तरीके से आपको ड्रिंकिंग वाटर का कौन सा पाइपलाइन है, या फिर बॉयलर के लिए कौन सा जा रहा है, कूलिंग के लिए कौन सा जा रहा है, अगर एक साथ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पर देखिए कि फायर वाटर का मतलब जो हाइड्रेंस वगैरह लाइन है या फिर राइजर्स है, तो यहाँ पर देखिए कि फायर रेड कलर दिया जाता है, ग्राउंड कलर है, ये देखिए ग्राउंड कलर को ही सीधा फायर रेड दिया जाता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। देन अगर क्रिम्सन बैंड है तो अगेन बैंड किस तरीके से क्रिम्सन रेड कलर दिया जाता है, लेकिन जनरली वहां पर पूरा ग्राउंड कलर ही, अगर फायर रेड है तो फर्स्ट कलर बैंड आपको दिखेगा ही नहीं ऑलमोस्ट, तो ये भी याद रखना। ओके। फिर यहाँ पर सेंट्रल हीटिंग के लिए अगर कोई पानी जा रहा है और जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री से कम है तो उसके लिए कैनरी येलो का फर्स्ट कलर बैंड रहेगा। अब अच्छा सर, हमें क्या ये इतना डीपली पूछा जाएगा कि नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ग्राउंड कलर है वो ही याद रखने हैं, लेकिन स्टिल मैं चाहूंगा कि आप वहां पर बाकी के भी चीजें पढ़ लीजिए। ओके, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर यस, अमोनिया, क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उनका ग्राउंड कलर क्या है, कैनरी येलो है, बाकी का आप आगे देख लीजिए। ओके। एसिड हो गया, एसिड का कौन सा कलर है, एसिड का पूछा जाता है हर साल, एसिड का पूछा जाता है, तो याद रखना एसिड का जो ग्राउंड कलर है वो है डार्क वायलेट। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, क्या इसका एक आईएसओ का स्टैंडर्ड भी है, तो यस, आईएसओ का भी स्टैंडर्ड है। कुछ कंपनी जो एमएनसी वगैरह है तो जनरली आईएसओ भी फॉलो करती है, आईएस भी फॉलो करती है। ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके कंपनी में क्या यही फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड, या फिर आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, ये जरा बताइए मुझे। यहाँ पर धर्मपाल जी ने मैसेज किया है कि मुझे फर्स्ट कलर बैंड के लिए जानना है। देखो धर्मपाल जी, बहुत सिंपल आपको बताता हूँ मैं, फर्स्ट कलर बैंड क्या है और सेकंड कलर बैंड क्या है। मान लो कि ये पाइप पे है, ठीक है, और इसमें से फ्रेऑन गैस जा रहा है। ठीक है, फ्रेऑन गैस जा रहा है चिलिंग के लिए, एसी सिस्टम में, एचयूएसी सिस्टम में उसका इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के लिए, राइट। तो एरो तो हमें दिख गया कि कौन से डायरेक्शन से जा रहा है। अब ग्राउंड कलर के बारे में समझ लीजिए, पूरे पाइप पर जो कलर रहता है उसे हम ग्राउंड कलर कहते हैं, नंबर। अब जिस डायरेक्शन में ये गैस जा रहा है, आपको पता चल गया एरो के कि कौन सा डायरेक्शन है, तो आप किस तरीके से पहला कलर जो बैंड दिख रहा है उसे हम फर्स्ट कलर बैंड कहते हैं, और उसके बाद जो कलर का ये जो बैंड दिख रहा है उसे हम सेकंड कलर बैंड कहते हैं। अब ये क्यों, तो ये इसलिए ताकि आपको कलर बैंड, कलर कोडिंग देख के ही पता चल जाए कि इस पाइप के अंदर कौन सा गैस है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये कलर बैंड दिए जाते हैं। अगर मैं सिर्फ ये पाइपलाइन को पीला ही रखता तो आप सिर्फ यही बता पाते मुझे कि सर इसमें सिर्फ गैस है। अब ये कौन सा गैस है ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए कौन सा गैस है ये भी बताने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है। तो फ्रेऑन के लिए अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर देखता हूँ फ्रेऑन वगैरह है क्या, अगर मिलता है तो देखेंगे हम। ऊपर गया। अच्छा है, ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रेऑन, ठीक है, तो फ्रेऑन में ग्राउंड कलर कौन सा है, कैनरी येलो। ओके, उसके बाद फर्स्ट कलर बैंड कौन सा है, लाइट ग्रे, और सेकंड कलर बैंड कौन सा है, डार्क वायलेट, राइट। अब इमेज में देखिए, ग्राउंड कलर येलो है, फर्स्ट कलर बैंड क्या है,
ग्रे और सेकंड कलर बैंड क्या है, वायलेट। तो इस तरीके से आप सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अंदर कौन सा गैस मौजूद है या फिर अंदर कौन सा सब्सटेंट है। आई होप आंसर आप क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। धर्मपाल जी, यस और नो, क्लियर है? यस सर। और फर्स्ट कलर बैंड में डायरेक्शन रहता है, सेकंड में क्या रहता है बोला आपने? डायरेक्शन के हिसाब से देखना, उसके बाजू में जो है वो दूसरा कलर बैंड, फर्स्ट सेकंड। यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट मतलब ग्रे। उसका क्या पर्पज रहता है सर? इसका पर्पस कलर बैंड का, हाँ, सेकंड कलर बैंड का। देखो पर्पस सेम ही है ना, कि आपको बताया जाता है कि अंदर ओके, कौन सा, आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब कुछ मटेरियल का देखिए, ओके। कुछ सब्सटेंस का, कुछ कंटेंट के लिए सिर्फ फर्स्ट कलर बैंड है, ठीक है, यस और सर। कुछ के लिए सेकंड कलर बैंड है। मैं आपको ओके। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर का अगर कूलिंग है, कूलिंग के लिए अगर पानी जा रहा है तो ग्राउंड कलर कौन सा है, ग्रीन रहता है, पूरा ग्रीन कलर का पाइप आपको दिखेगा। ओके, आपने फर्स्ट कलर बैंड देख लिया, फ्रेंच ब्लू है। ओके, तो आप समझ ओके। जाओगे कि ये पानी जो है कूलिंग के लिए जा रहा है। अब नीचे देखिए, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका भी सी ग्रीन कलर है, और उसका फर्स्ट कलर बैंड भी फ्रेंच ब्लू है। यहाँ पर देखिए, इसका भी फ्रेंच ब्लू है, इसका भी फ्रेंच ब्लू है। तो आप बोलोगे कि अरे कूलिंग के लिए जा रहा है या ड्रिंकिंग के लिए जा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड कलर बैंड भी दिया जाता है, कि सिग्नल रेड कलर करके सेकंड कलर बैंड है। तब आप पता करते हो कि हाँ, ये कूलिंग नहीं है, ये ड्रिंकिंग के लिए जा रहा है। ठीक है, आई होप अभी ओके क्लियर सर। हो गया होगा। जहां पर यस दो सर। फर्स्ट कलर बैंड जहां जहां पर आपको सेम दिखते हैं, वहां पर सेकंड कलर बैंड डाला जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पर सेंट्रल हीटिंग के लिए अगर पानी जा रहा है जिस 60 to 100 डिग्री, तो सी ग्रीन डार्क वायलेट, सी ग्रीन डार्क वायलेट। ठीक है, तो सेकंड कलर बैंड सिग्नल रेड जहां पर है वहां पर समझ जाना कि 100 डिग्री से ज्यादा का यहाँ पर ये हीटेड वाटर है। तो इस तरीके से रहता ओके है सर। सेकंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या रहता है कलर कोडिंग। ओके, अच्छा, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्लेयर टावर। ये जो फ्लेयर टावर है, अब इसे फ्लेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो फायर का जो फ्लेम दिख रहा है इसे हम जनरल फ्लेयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपके फ्लेमेबल गैसेस हैं, ठीक है, अगर ओवर प्रेशराइज हो जाता है तो इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर भेजा जाता है फ्लेयर टावर को, इसको टावर कहते हैं, फ्लेयर टावर। और फिर नोजल के थ्रू बाहर निकलते हैं और फिर वो जला दिया जाता है उनको, ताकि ताकि फायर लगे ना, ठीक है, एक्सप्लोजन ना हो। तो प्रेशर रिलीफ के लिए यहाँ पर उस फ्लेमेबल गैसेस को जलाया जाता है। अब मान लो कि ये फ्लेयर टावर नहीं होता, अगर हमारे टैंक में या फिर हमारे पाइपलाइन में बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ है किसी गैस का, ठीक है, और उसको हमने खुली हवा में छोड़ दिया, ठीक है, एग्जाम्पल मीथेन गैस को, तो क्या होगा, अगर उसको कोई हीट सोर्स अगर मिल गया तो पूरा के पूरा गैस जला के जल जाएगा। ठीक है, वहां पर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो वो हो ना, इसलिए यहाँ पर हम उसको प्रिकॉशंस के तौर पर फ्लेयर टावर में वो जो एक्सेस गैसेस है उसको जलाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रेशर रिलीफ के लिए, चाहे आपका पाइपलाइन सिस्टम हो, चाहे वो टैंक हो, रिएक्टर हो, ठीक है, तो उसमें अगर एक्सेस प्रेशर होता है तो वो प्रेशर को निकालने के लिए, जो भी गैसेस वगैरह उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर पीआरवी इंस्टॉल किया जाता है, जिसे हम प्रेशर रिलीफ वाल्व कहते हैं। इसका इस तरीके से मैकेनिज्म वगैरह रहता है। हालांकि थोड़ा बहुत डिजाइन वगैरह अलग हो सकता है। ठीक है, वाटर के लिए थोड़ा सा, लिक्विड्स के लिए डिजाइन अलग है इसका, और एयर जो गैसेस रहते हैं उनके लिए डिजाइन अलग है थोड़ा सा। ठीक है, ताकि टैंक ना फटे, वो पाइपलाइन ना फटे, क्योंकि टैंक का, पाइपलाइन का, या फिर वो प्रेशर जो भी जिस वेसल में भी हमने स्टोर किया है उसका कैपेसिटर रहेगा, जैसे कि 5 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 10 किलो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस लिमिट पार होने के बाद ये प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, और जो एक्सेस प्रेशर है उसको रिलीज कर देगा, उस गैस को वगैरह रिलीज कर देगा, और जैसे ही प्रेशर कम होगा वापस वो अपनी जगह पर आ जाएगा और क्लोज कर देगा। तो इस तरीके से पीआरबी ऑटो ओपन और ऑटो क्लोज होते हैं। अब
जिस इक्विपमेंट पर आपने इसको इंस्टॉल किया है उस हिसाब से इसका प्रेशर आप सेट कर सकते हो, चेंज रहता है आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये भी याद रखना। ठीक, तो इस तरीके से भी आप पीआरवी का डिजाइन देख सकते हो। अब नेक्स्ट है फ्लेम अरेस्टर। अच्छा, आप में से कोई बताएगा मुझे फ्लेम अरेस्टर का क्या पर्पज है जरा? सर बैक फायर नहीं होने देता है। करेक्ट, तो मतलब और कहाँ पर ये जो फ्लेम अरेस्टर इंस्टॉल किया जाता है? रिफाइंड तो शायद। कटिंग सेट सर। यस, ओके, जहां पर भी आग लगने के बाद वो वापस फ्यूल की तरफ ना आए तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर फ्लेम अरेस्टर इंस्टॉल किया जाता है। आपने अगर डोमेस्टिक भी पीएनजी लाइन का इंस्टॉलेशन देखा होगा तो वहां पर भी फ्लेम अरेस्टर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक, आशीष जी ने कहा है कि ये रिटर्न लाइन है। आशीष जी प्लीज आप एक्सप्लेन करोगे कौन से इमेज में आपने रिटर्न लाइन देखा था, फ्लेयर टावर में देखा था? आप माइक अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये जो इक्विपमेंट है ये इनका पर्पस ये है, और ये इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, इनका यूटिलाइजेशन करते हैं, या फिर इनका एप्लीकेशन ये होता है। अब इम्पोर्टेंट बात, हमें ये सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज यानी कि ऑप्शनल रहेंगे, और उसकी ऑलरेडी पीडीएफ मैंने भेज दी है आपको, तो बस उसको ही एक बार रिव्यू करते हैं। ठीक है, अब यूनिट 4 हम देख रहे हैं स्टार्टअप प्रोसीजर। स्टार्टअप प्रोसीजर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टार्टअप प्रोसीजर फॉर एनी केमिकल प्लांट? तो ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? परफॉर्म अ थोरो प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या रहता है? पीएसएसआर। पीएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? कि प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, मतलब स्टार्टअप करने से पहले ही आपको सेफ्टी रिव्यू कराना है कि जब ये स्टार्ट होगा तो उसमें कोई खतरा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो, तो इसे पीएसएसआर कहते हैं। नंबर 2, व्हाई इज इट इसेंशियल टू पर्ज लाइन एंड इक्विपमेंट बिफोर स्टार्टअप? व्हाट इज पर्जिंग? अब पर्जिंग का मतलब क्या होता है कि पाइप वगैरह या फिर इक्विपमेंट या फिर सिस्टम या फिर कोई वेसल भी कह सकते हो, तो उसको पूरी तरीके से वॉश आउट करना, चाहे वो नाइट्रोजन पर्जिंग हो या फिर ऐसा कोई इनर्ट गैस या इनर्ट मटेरियल। ठीक है, तो वहां पर पूरा पर्जिंग होना चाहिए ताकि जो रेसिडुअल जो गैसेस है या रेसिडुअल जो केमिकल्स है वहां पर वो ना रहे। तो इसके लिए यहाँ पर पर्जिंग किया जाता है। मतलब पाइपलाइन में अगर कोई भी मीथेन वगैरह गैस है या कोई फ्लेमेबल गैस है तो उसको मुझे क्या करना है? एम्प्टी करना है, राइट? ताकि मैं वेल्डिंग करते वक्त वो पाइपलाइन में आग ना लगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो नाइट्रोजन गैस उसमें फिल करना पड़ेगा। तो एक साइड से मैं नाइट्रोजन गैस फिल करूंगा, दूसरे साइड से पूरा जो अंदर जो गैसेस है उसको मैं निकाल दूंगा, राइट? ताकि क्या होगा, अंदर का जो भी मीथेन वगैरह गैस है, फ्लेमेबल गैसेस है, वो पाइपलाइन में से बाहर निकल जाएंगे। तो इस ऑपरेशंस को पर्जिंग कहते हैं। ओके, अच्छा, हाँ, मुझे एक और चीज आपसे पूछनी है, क्योंकि मैंने नाइट्रोजन पर्जिंग तो ठीक है, लेकिन केमिकल अगर पाइपलाइन या सिस्टम में है तो उसका पर्जिंग किस तरीके से किया जाता है? कोई बताएगा? मान लो कि कोई लिक्विड है तो। हाँ प्रसाद जी बोलिए। हाँ, उसको पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा। जो भी केमिकल है, सपोज एसिड है तो उसको हाँ, बेसिक से न्यूट्रल करके ये करना पड़ेगा, या बेसिक है तो उसको एसिड से न्यूट्रल करके फिर उसको क्लीन करके ये करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब उसका एसिड या फिर अल्कली वगैरह नेचर है, उसको बैलेंस कर न्यूट्रल करना पड़ेगा उसको, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ हाँ सर। अच्छा, और देन आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हो गया एक्सट्रैक्शन। अब पर्जिंग के लिए आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हो, कौन सा कंटेंट इस्तेमाल करते हो पर्जिंग के लिए? क्या पर्जिंग करना पड़ता है ऐसे केस में केमिकल के? प्लीज बताइए। अगर आप पर्जिंग करते हो तो कौन सा कंटेंट वहां पर इस्तेमाल करते हैं? बलिराम सिंह जी बोलिए। क्या क्या? तो करता है सर। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
आप माइक अनम्यूट करोगे, आपका आवाज भी ब्रेक हो रहा था। ओके नाफिस जी। सर ये क्वेश्चन आंसर दिखा रहे तो वो शायद मिला नहीं है सर। कौन सा पीडीएफ में क्या? वो तो मर्ज करके हाँ आपको दिया है। ये जो पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मर्ज करके दिया है। मैंने आपको एक सिंगल कंबाइन पीडीएफ करके आपको दिया है, देखो तो उसमें ये मिल जाएगा 28127 में। आपको कंबाइन करके एक पीडीएफ शेयर किया है, उसमें आपको दिख जाएगा। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। When energizing a system during a startup, अब स्टार्टअप में क्या करना पड़ता है? कोई भी सिस्टम को, कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट को, कोई भी हो, चाहे बॉयलर हो, रिएक्टर हो, जो भी सिस्टम हो, ठीक है, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो स्टार्ट हो सके। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, न्यूमेटिक एनर्जी हो सकती है, हाइड्रोलिक एनर्जी हो सकती है, तो ये सब उसको देना पड़ता है। मतलब हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, अभी एनर्जाइज कर रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। व्हाट मस्ट बी इंश्योर्ड फर्स्ट, अब ये देते वक्त आपको कौन सी चीजें इंश्योर करनी पड़ती हैं? तो इक्विपमेंट इज फ्री ऑफ लीक एंड आइसोलेटेड सिस्टम आर प्रॉपरली प्रेशराइज, ठीक है। तो जो भी इक्विपमेंट है वहां पर कोई लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, और आइसोलेटेड जो सिस्टम है प्रॉपरली प्रेशराइज होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी सिस्टम शुड बी टेस्टेड बिफोर प्लांट स्टार्टअप? प्लांट स्टार्टअप करने से पहले, मतलब अब पूरे प्लांट की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा कोई सिस्टम या स्पेसिफिक इक्विपमेंट की बात नहीं हो रही है। तो जब हमें प्लांट को पूरी तरीके से स्टार्ट करना है, तो कौन कौन सी सिस्टम हमें टेस्टिंग करना चाहिए बिफोर प्लांट स्टार्टअप? तो प्लांट स्टार्टअप करने से पहले, नंबर 1 फायर सप्रेशन सिस्टम, गैस डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है कि ये ऊपर दिए गए सब, मतलब ऑल ऑफ द अबो। तो जनरल इसका आंसर है डी। ऑफ कोर्स हमें सभी सिस्टम टेस्ट करने पड़ेगी क्योंकि पूरे प्लांट की बात हो रही है यहाँ पर। नंबर 5, ड्यूरिंग स्टार्टअप व्हाई शुड ऑपरेटिंग कंडीशन बी रेज ग्रेजुअली? हाँ, ऑपरेटिंग कंडीशन जो रहता है, जो पैरामीटर्स रहता है, वो थोड़े थोड़े करके हम रेज करते हैं। ऐसे नहीं कि सडनली हाई टेम्परेचर या फुल्ली ऑपरेशनल कर देते कोई भी रिएक्टर या कोई भी बॉयलर। तो हमें ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली सिस्टम एनर्जाइज करके उसको ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर सडन करोगे तो वहां पर ब्रेकडाउन के चांसेस है, इक्विपमेंट फेलियर के चांसेस है, लीकेज हो गया या जो भी है, तो उससे अवॉइड करने के लिए हम ये सिस्टम ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं। अब आंसर है इसका टू प्रिवेंट थर्मल स्ट्रेस एंड इक्विपमेंट डैमेज। तो ऑफकोर्स यहाँ पर प्रेशर वगैरह होगा तो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, और दूसरा है थर्मल स्ट्रेस, मतलब सडनली अगर बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी तो वहां पर इक्विपमेंट फेलियर, लीकेज वगैरह के चांसेस भी रहते हैं। शटडाउन प्रोसीजर में व्हाट इज द प्राइमरी गोल ड्यूरिंग प्लांट शटडाउन ऑफ अ केमिकल प्लांट? कोई केमिकल प्लांट है तो उसका प्लानिंग करके हमने शटडाउन किया है, तो उसका गोल क्या रहता है? इंश्योर सेफ डीप्रेशराइजेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम। अब डीप्रेशराइजेशन क्या है? मतलब कोई भी, चाहे वो केमिकल हो, गैस हो, लिक्विड हो, तो पाइपलाइन में रहेगा या किसी सिस्टम में रहेगा तो प्रेशराइज रहेगा, राइट? प्रेशर से ही उसमें जाता है, तो उसका प्रेशर जीरो करके या कम करके सेफली, ओके। और जिस सिस्टम में हमें शटडाउन लेना है तो उसको आइसोलेट करना है बाकी सोर्सेस से, ताकि जब हम मेंटेनेंस कर रहे हो तो वहां पर कोई भी लिक्विड गैस वगैरह उस सिस्टम में आ ना जाए एक्सीडेंटली। इसीलिए हम पूरी तरीके से उस सिस्टम को अलग थलग करना पड़ता है, जिसे ही हम आइसोलेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द शटडाउन ऑफ द प्लांट? नीचे दिए गए में से कौन से स्टेप क्रिटिकल है शटडाउन के वक्त प्लांट में? depressurizing equipment safely, increasing temperature to the clear system, disconnecting all electrical system, keeping all isolation walls open, ठीक है। तो ये इसमें से depressurizing equipment safely, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्रिटिकल भी है। बिफोर परफॉर्मिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज ड्यूरिंग शटडाउन व्हाट शुड बी इंश्योर्ड? मेंटेनेंस एक्टिविटी शटडाउन के दौरान करते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? परमिट्स होना चाहिए, जो लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर उस एरिया में होना चाहिए, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द की फैक्टर टू मॉनिटर ड्यूरिंग शटडाउन ऑफ अ केमिकल रिएक्टर?
जब हम किसी केमिकल रिएक्टर का शटडाउन लेते हैं, उसे बंद करते हैं हम किसी भी रीजन के लिए, कोई पार्ट रिप्लेस करना है या रूटीन एक्टिविटी है कुछ, ठीक है, तब हमें कौन से फैक्टर को, पैरामीटर को मॉनिटर करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ड्यूरिंग अ शटडाउन प्रोसीजर, व्हाई इज अ फ्लशिंग क्रिटिकल इन प्रोसेस पाइपलाइन? फ्लशिंग या फिर आप पर्जिंग भी कह सकते हो कि शटडाउन के दौरान सारे के सारे पाइपलाइन, जो प्रोसेस के पाइपलाइन, उसको फ्लशिंग करना ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जो भी केमिकल्स है, गैसेस वगैरह है, तो उसको पूरी तरीके से निकालना, और कोरोजन को भी ये प्रिवेंट करता है, तो ये भी याद रखना। हाँ, इंडिया स्टैंडर्ड कलर कोड जो है पाइपलाइन का, तो ये देख लीजिए। जनरली इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसिड का है तो फिर वो कौन सा कलर कोडिंग रहेगा, ठीक है। रेड कलर कोडिंग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है उसमें। देखिए, विच कलर कोड यूज एज द ग्राउंड कलर फॉर पाइपलाइन कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर? तो यहाँ पर सी ग्रीन आप देख सकते हो। What additional identification method is recommended alongside the color coding? कलर कोडिंग के साथ साथ और कौन सी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर रिकमेंड करते हैं कि कलर कोडिंग तो करो, लेकिन उसके बावजूद और भी आप क्या कर सकते हो? जैसे कि लेजेंड्स, मतलब सिंबल्स वगैरह देना, जैसे कि नाम वगैरह आप दे सकते हो, वहां पर प्रिंट करा सकते हो, स्टिकर लगा सकते हो। और दूसरा, एब्रिवेशंस। एब्रिवेशन मतलब जैसे कि शॉर्ट फॉर्म वगैरह होता है। मुझे एक चीज आपको दिखानी है, रुको, इस इंडियन स्टैंडर्ड में। हाँ, ये देखिए, ये ग्राउंड कलर वगैरह ये सब ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हजार्ड मार्किंग फॉर स्लाइटली रेडियो एक्टिव फ्लड, अगर फ्लड वहां पर रेडियो एक्टिव है, ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई लिक्विड है जैसे कि पानी वगैरह है, लेकिन उसमें रेडिएशन मौजूद है, शायद वो रेडियो एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कलर कोडिंग इस तरीके से डॉट 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 दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया है कि साइजिंग कितना होना चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ओके, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सब उन्होंने दिया है। उसके बाद हजार्ड मार्किंग फॉर हाईली रेडियो एक्टिव फ्लड, यहाँ पर देखिए स्लाइटली दिखा है, स्लाइटली मतलब थोड़ा, हाईली मतलब बहुत ज्यादा। तो हाईली रेडियो एक्टिव में क्या किया जाता है कि लाइट ऑरेंज विथ ब्लैक क्रॉस स्ट्रिप्स, इस तरीके से ऑरेंज कलर दिया जाता है बैकग्राउंड, और इस तरीके से क्रॉस स्ट्राइप्स उस पर दिए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन वगैरह 4:1 ये सब दिया जाता है। इतना इंडियन स्टैंडर्ड इन डेप्थ हमें बताता है। नेक्स्ट है हजार्ड मार्किंग फॉर अदर काइंड ऑफ हजार्ड। अब रेडियो एक्टिव के लिए तो हमने देख लिया कि येलो है, डॉट 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 है। दूसरा है ऑरेंज, अगर उस पर इस तरीके से क्रॉस टाइप्स हैं तो समझ लेना कि ये हाईली रेडियो एक्टिव फ्लड है, ठीक है। जनरली आप इस तरीके के मार्किंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है या न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर वगैरह है, तो वहां पर आपको ये दिखते हैं, ओके। देन हजार्ड अदर काइंड ऑफ, मतलब ये छोड़ के जो भी हजार्ड वगैरह है, तो वहां पर आपको येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स इस तरीके से आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये देख के ही आपको पहचान में आना चाहिए कि इसमें कुछ तो भी हजार्ड है, ओके। तो अगर आप ये देखोगे तो ये इथाइल क्लोराइड का, ये देखिए C2H5Cl इथाइल क्लोराइड का इसमें से जा रहा है, ओके। येलो कलर है, मतलब क्या है ये? कैनरी येलो है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए दो कलर के बैंड पे दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, और उसके बाद ये हजार्ड मार्किंग भी इस पर की गई है, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ हजार्ड है इसमें। बाकी हाँ, तीसरा ये भी है कि कोई भी पर्सन अगर ग्राउंड लेवल पर खड़ा है, तो पाइपलाइन का जो मार्किंग रहेगा तो वो कहाँ पर प्रिंट करना है आपको? पोजीशनिंग ऑफ मार्किंग फॉर विजिबिलिटी, ताकि वो आसानी से देख सके। मान लो कि यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, तो अगर आप ऊपर प्रिंट करोगे तो नहीं दिखेगा वो, राइट। यहाँ पर करोगे तो भी सही से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये एंगल सही रहेगा उसको देखने के लिए। तो मतलब कोई भी बंदा आसानी से देखना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली हमें गाइडलाइन दी है कि कहाँ पर आपको प्रिंट करना है, ठीक है। एरो देख सकते हो, एरो का भी डायमेंशन दिया है।
उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर मुड़ते हैं वापिस। व्हाट इज द रिकमेंडेड ग्राउंड कलर फॉर पाइपलाइन कैरिंग स्टीम? तो स्टीम के लिए कौन सा कलर होना चाहिए? तो एल्यूमिनियम कलर होना चाहिए। एल्यूमिनियम अगर कोई भी इसका ग्राउंड कलर है, समझ लेना कि इसमें से स्टीम जा रही है। पाइपलाइन कैरिंग फ्लेमेबल गैसेस लाइक हाइड्रोजन और मीथेन शुड बी यूज विच ग्राउंड कलर? तो कैनरी येलो जो कलर है वो गैसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फायर हाइड्रेंट लाइन के लिए आपको सभी को पता है कि फायर रेड या फिर सिग्नल रेड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बाकी सेम है। आप एक बार देख लीजिए, ज्यादातर कलर कोडिंग में ग्राउंड कलर के बारे में ही पूछा जाता है आपको। उसके बाद है पाइपलाइन सेफ्टी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क ऑन अ पाइपलाइन? तो कौन सा स्टेप आपको लेना जरूरी है? अगर ऑप्शन में देखोगे तो कंडक्ट सेफ्टी मीटिंग एंड हजार्ड असेसमेंट। यस। Which of the following is a key precaution when working on a pipeline carrying hazardous material? कोई भी पाइपलाइन ऐसी है कि जिसमें से हजार्डस मटेरियल, चाहे गैसेस हो, लिक्विड हो, या ठीक है, तो उसको अगर पाइपलाइन के थ्रू कैरी किया जा रहा है तो आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने जरूरी है? इंश्योर प्रॉपर आइसोलेशन एंड डीप्रेशराइजेशन ऑफ अ पाइपलाइन। यस, करेक्ट। तो आपको उस पाइपलाइन पर अगर कोई भी एक्टिविटी करना है, सबसे पहले तो आइसोलेट करो, उसके बाद फिर उस पाइपलाइन पर एक्टिवेट करो। दूसरा, डीप्रेशराइजेशन करना है, मतलब उस पाइपलाइन को एम्प्टी करना है, डीप्रेशराइज करना है। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग गैस डिटेक्टर नियर पाइपलाइंस? तो भाई पाइपलाइन के नजदीक गैस डिटेक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो ऑब्वियसली कोई भी गैस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए। जिस नेचर का गैस उस पाइपलाइन में मौजूद है, उस नेचर का गैस वहां पर डिटेक्ट करना चाहिए। अब नेचर का मतलब जैसे कि फ्लेमेबल गैसेस है, तो गैस डिटेक्टर भी फ्लेमेबल गैस डिटेक्टर होना चाहिए। अगर टॉक्सिक गैस है तो वहां पर टॉक्सिक गैस डिटेक्टर होना चाहिए। आजकल तो मल्टी गैस डिटेक्टर आ जाते हैं, तो उसमें टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, ये सब भी पता चल जाता है। तो जनरली गैस डिटेक्टर में एक रेशो रहता है, LEL, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, तो वो 10% से कम होना चाहिए, तो वो दिखा देता है हमें जब हम कन्फाइंड स्पेस में परमिट के वक्त ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो और जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, गैस डिटेक्टर है, जिस कंपनी ने हमें दिया है उसे हम OEM कहते हैं, मैन्युफैक्चरर कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरर के गाइडलाइन के हिसाब से उसको प्रॉपरली कैलिब्रेट भी होना चाहिए और उसके डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास होने चाहिए। और जो भी कैलिब्रेटिंग जो लैब है या ऑथोरिटी है, वो एक तो सर्टिफाई होनी चाहिए। OEM खुद आके करेगा तो और भी अच्छा है, वरना वो NABL एक्रेडिटेड या फिर ऑथराइज होने चाहिए। ये भी मेक श्योर कर लेना। Which personal protective equipment is the most essential for working on a pipeline with chemical container? अगर कौन सा PPE आपको पहनना है जब आपको केमिकल की जो पाइपलाइन है उसके साथ जब आपको काम करना है? तो केमिकल रेजिस्टेंट ग्लोव एंड सूट, जनरली केमिकल सूट ही हम पहनते हैं। Why is the proper grounding and bonding important when working on a pipeline? टू प्रिवेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क एंड फ्लेमेबल एनवायरनमेंट। यस, तो वहां पर बॉन्डिंग और सही से ग्राउंडिंग भी उसका होना जरूरी है पाइपलाइन का। बिफोर वेल्डिंग और कटिंग अ पाइपलाइन व्हाट सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी टेकन? तो वेल्डिंग या कटिंग करने से पहले पाइपलाइन के कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं? चेक फॉर कंबस्टिबल गैसेस एंड इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन। तो कोई कंबस्टिबल गैसेस वगैरह उसमें प्रेजेंट है क्या? प्रॉपर पर्जिंग वगैरह हुआ है क्या? ठीक है, तो ये आपको देखना जरूरी है। यस। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस पर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, जो भी हमने डिस्कस किया है। सर ये क्वेश्चन मैच करेगा ना लगभग? हाँ, बोलिए ना। क्वेश्चन मैच ठीक। करेगा ना सर एग्जाम से? देखो, एग्जाम में एग्जैक्ट इस तरीके के यही क्वेश्चन आएगा क्या, यही सीक्वेंस रहेगा क्या, ये नहीं होगा नाफिज जी। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है। लेकिन सर हाँ, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि क्वेश्चन का वर्डिंग वगैरह चेंज हो सकता है, मीनिंग सेम रहेगा, इतना मैं बता सकता हूं आपको। ठीक है। जैसे कि उसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कलर कोडिंग फॉर गैसेस?
ठीक है, तो फिर ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है। आप समझ रहे हो बात को? यस सर। तो ये डिफरेंट हो सकता है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि एग्जैक्ट तो वो मैच नहीं कर सकता इंडिया। मुश्किल ठीक है, है, हाँ, वो तो मुश्किल है। हाँ वो तो ये डेटा मैंने इतने सालों से कलेक्ट किया है, तब मैं जाके आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये किस तरीके से होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, और जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि फ्लेयर सिस्टम क्या करती है किसी भी फैक्ट्री में या फिर प्लांट में, क्या काम रहता है, क्या फंक्शन है फ्लेयर सिस्टम का। तो मैंने जैसे बताया कि ओवर प्रेशर से प्रोटेक्शन के लिए वो सिस्टम इंस्टॉल की जाती है। ओवर प्रेशर के बाद क्या हो जाता है कि फ्लेमेबल गैसेस वगैरह फ्लेयर सिस्टम में पास किए जाते हैं और फ्लेयर सिस्टम में उसको जलाया भी जाता है। ठीक है, तो ये उसका पर्पज है। वर्क परमिट की बात करते हैं अभी, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। देन वी विल क्लोज। वर्क परमिट सिस्टम क्या है, और उस पर एक इंडियन स्टैंडर्ड भी है वर्क परमिट सिस्टम का। लेट मी चेक वर्क परमिट सिस्टम। IS 17893 ये वर्क परमिट सिस्टम का एक स्टैंडर्ड है। मैंने ऑलरेडी ये शायद बताया है या नहीं, मुझे याद नहीं है। तो 17893 2023 में आया अभी। तो ये पूरी तरीके से वर्क परमिट सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारा तो MNC प्लांट है, हमारा तो ISO है, या फिर हमारे प्लांट के गाइडलाइन है। देखो, प्लांट के गाइडलाइन तो फॉलो करने चाहिए, लेकिन मिनिमम ये कंटेन उसमें होना चाहिए। ये आप मेक श्योर कर लीजिए, ठीक है, वरना क्यूरी ना निकले। तो अच्छा, कौन कौन से टाइप के वर्क परमिट होते हैं ये देख लीजिए। कोल्ड वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस या वेसल एंट्री परमिट, एक्सकवेशन परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, वर्क एट हाइट परमिट, रेडियोग्राफी वर्क परमिट, और अदर भी अगर कोई काम है जैसे कि मिसेलेनियस वर्क परमिट, तो वो भी कोल्ड वर्क परमिट में आ जाता है। ओके, इसमें पूरा प्रोसीजर वगैरह बताया है कि इश्योर कौन रहेगा, कौन सिग्नेचर करेगा, कितनी कॉपीज रहेगी, कौन एसेस करेगा, किसको दिया जाएगा, ये सब 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 इसमें दिया गया है। तो ये भी याद रखना। ओके, अब वर्क परमिट कौन से एक्टिविटी के लिए दिया जाता है? ऐसी एक्टिविटी है जो कि नॉन रूटीन है। ओके, मतलब रोज रोज नहीं होती है, लेकिन वो हजार्डस है, जिसमें खतरा है एक्सीडेंट होने का, और जिससे जान को भी खतरा हो सकता है, प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है, एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है। ऐसे हर एक काम के लिए आपको या फिर उस पर्सन को पहले तो वर्क परमिट लेना पड़ेगा। देन उसके बाद ही वो ये काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस करना है, अब इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस तो मैं रोज नहीं करता हूँ, ठीक है, कभी कभी ही ब्रेक डाउन होता है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल का वर्क परमिट लेना पड़ेगा। देन वो इलेक्ट्रिशियन, वो टेक्नीशियन, वो इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस करेगा। पर बिना परमिट के वो छुएगा नहीं। मान लो कि मुझे हाइट पर जाके काम करना है, सोलर पैनल का वॉशिंग वगैरह करना है, क्लीनिंग करना है, मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन करना है, तो भैया पहले वर्क परमिट लीजिए हाइट का। क्यों? क्योंकि हाइट पर रूटीन काम नहीं होता है, और दूसरा रूटीन प्लस हजार्डस काम है, तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। नॉन रूटीन और हजार्डस काम है, इसीलिए आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। बाय लॉ ये जो वर्क परमिट है आपको हार्ड कॉपी में ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट में मैंने देखा है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे कि सैप वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं, वो कोर्ट उसे नहीं मानता है। तो ये भी याद रखना, भले आप उसके कितने भी प्रिंट आउट वगैरह कितना भी उनको दिखा दीजिए, कोर्ट क्या मानता है कि कॉपी, हार्ड कॉपी, पेपर होना चाहिए, कागज होना चाहिए। तो आप सॉफ्ट कॉपी भी रखिए, साथ साथ हार्ड कॉपी भी बना के रखिए आपका। और इस इंडियन स्टैंडर्ड में उसका फॉर्मेट भी दिया गया है। तो देखिए, कोल्ड वर्क परमिट ये नेक्स्ट में दिया है, जैसे कि सीरियल नंबर, वर्क क्लियरेंस फ्रॉम कौन से डेट से, कौन से डिपार्टमेंट को या फिर किसको इशू किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम वगैरह, डिपार्टमेंट, सेक्शन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वर्क कहाँ पर है, इक्विपमेंट मशीनरी का नाम, उस एरिया का नाम, यूनिट है तो उसका नाम, ठीक है, फायर अलार्म पॉइंट कहाँ पर है नियरेस्ट, काम का पूरा डिस्क्रिप्शन, परमिटी कौन है, मतलब जो कौन परमिट इशू कर रहा है उसका सिग्नेचर, उसका डेट, ठीक है। उसके बाद ये सब देखिए कि द आइटम्स एज स्पेसिफाइड इन टेबल 1 शैल बी चेक बिफोर इशूइंग द परमिट।
परमिट इशू करने से पहले टेबल 1 में जो जो चीजें दी गई हैं आप उसको चेक कर लीजिए और चेकलिस्ट के हिसाब से उसको अप्रोप्रिएट मार्क कर लीजिए। ठीक है। आइटम्स टू बी चेक बिफोर इशूइंग द परमिट। इक्विपमेंट और वर्क एरिया इंस्पेक्टेड, क्या आपने जेएसए किया है, एरिया इंस्पेक्शन हुआ है, अगर डन तो फिर ओके कीजिए, अगर उसकी जरूरत नहीं तो फिर नॉट रिक्वायर्ड पर भी आप टिक कर सकते हो। दूसरा है सराउंडिंग एरिया चेक क्लीन एंड कवर्ड, जो भी जहां पर काम हो रहा है उसके आसपास के एरिया चेक किया है, साफ किया है और कवर किया है। जनरली अगर वो आइसोलेट करना पड़े तो आइसोलेट भी आप कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट बैरिकेडिंग वगैरह के हिसाब से अगर वो हो चुका है देन डन पर टिक कीजिए। उसके बाद है इक्विपमेंट ब्लाइंडेड, डिस्कनेक्टेड, क्लोज, आइसोलेटेड, वेज, ओपन। तो जो भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, सिस्टम है, पाइपलाइन है, तो क्या आपने उसको आइसोलेट किया है, ठीक है, डिस्कनेक्ट किया है सारे पावर सोर्सेस से, अगर हुआ है तो डन, अगर उसकी जरूरत है तो फिर आप नॉट रिक्वायर्ड पर भी टिक कर सकते हो। इक्विपमेंट प्रॉपरली ड्रेन और डीप्रेशर है, जो भी इक्विपमेंट है, सिस्टम है, उसको आपने सही से ड्रेन किया है, अगर लिक्विड वगैरह है तो, या फिर अगर गैस वगैरह है तो डीप्रेशराइज किया है, अगर किया है तो डन पर क्लिक कीजिए, जरूरत नहीं है तो फिर नॉट रिक्वायर्ड पर टिक कीजिए। इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड एंड टैग वाया परमिट नंबर। हाँ, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट आइसोलेशंस वगैरह का भी है तो वहाँ पर जो लोटो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उस परमिट का नंबर भी डाल दीजिए और जो भी रिमार्क वगैरह है वो भी इसमें लिख लीजिए। नेक्स्ट है A2, द एक्टिविटी हैज टू बी फॉलो इन एक्सपेक्टेड रेसिडुअल हजार्डस। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टिबल गैसेस का प्रेजेंस वगैरह ये सब आप टिक कीजिए। ओके। फिर A3 आता है, कौन कौन से पीपी रिक्वायर्ड है, तो वो पीपी जैसे कि फेस शील्ड, गॉगल, रेस्पिरेटर, तो आप इसमें टिक कर सकते हो। उसके बाद जो जो रिक्वायर्ड है उस पीपी पर एंड एडिशनल कोई प्रिकॉशन लेने हैं तो उस पे यहाँ पर लिख सकते हो, वो इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। इशू कौन कर रहा है, परमिटी कौन है, परमिटी मतलब कि रिसीवर, और इश्योर कौन है, ये जो यूनिट हेड है, प्लांट हेड है, एचओडी है, जो भी है पर्सन, तो उसे हम इश्योर कहते हैं। तो उसकी सिग्नेचर, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर, ये सब रहेगा। और यहाँ पर रिसीवर के आप नाम वगैरह लिख सकते हो डेजिग्नेशन के साथ। फिर क्लोजिंग के वक्त ये सब प्रोसेस आपको A5 टेबल ये भरना पड़ता है। ओके, तो ये आपके कंपनी के लेटर हेड, उस फॉर्मेट के हिसाब से इसको भी मर्ज कर दीजिए। ये इंफॉर्मेशन एटलीस्ट उसमें होनी चाहिए और आई एम श्योर कि ऑलरेडी आपके प्लांट में होगी, लेकिन इन्होंने ये स्टैंडर्डाइज तरीके से दिया गया है। अच्छा, तो क्या यही फॉर्मेट फॉलो करना है क्या, तो ऐसा नहीं है, आप आपकी कंपनी का भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उसमें ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। ओके। तो परमिट पर भी सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल कि अगर हाइट पर काम कर रहे हैं तो कौन सा परमिट लोगे, इलेक्ट्रिक वर्क का काम है तो कौन सा परमिट लोगे, तो ये सब ऑप्शन दिए जाते हैं। गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस वगैरह रहता है। तो यस, परमिट में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। जो भी इश्यूर है उसके ड्यूटी के बियॉन्ड वो परमिट इशू नहीं कर सकता। मान लो कि मेरी ड्यूटी 5 बजे तक है तो 5 बजे के बाद का परमिट में इशू नहीं कर सकता, ये गाइडलाइन याद रखना। सेफ्टी वाला परमिट पर साइन नहीं करता है, ये भी इसमें दिया गया है। ठीक है, वो बस मॉनिटरिंग और एडवाइजरी रोल पर है। कौन कौन इश्योर हो सकता है ये सब इसमें मेंशन है। और हाँ, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप EHS डिपार्टमेंट से अगर परमिट पर साइन करते हो तो कोशिश करो कि उसे रोको, उनको स्टैंडर्ड वगैरह दिखा के एक्सप्लेन कीजिए। ओके। अभी मोस्टली बहुत सारे प्लांट ने एडॉप्ट किया है कि EHS का साइन हम नहीं करते हैं, क्योंकि साइन करना मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अगर कुछ इवेंट होता है तो। ठीक है, तो कोशिश करो कि ये स्टैंडर्ड वगैरह का रेफरेंस वगैरह ढूंढ के प्लांट को एक्सप्लेन कीजिए आप। शाहनवाज खान जी बोलिए। सर जैसे कि मैं भी जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ तो उसमें ऐसा है कि सर वेरीफायर के तौर पे EHS का साइन लेते हैं, EHS पर्सन का। ओके, तो देखो सर क्या वेरीफायर है, के वेरीफायर पर मतलब कि उन्होंने जो भी एक एक कॉलम अलग से दिया हुआ है EHS का कि वेरीफाई हम्म, किया है, मतलब साइट पे आके वेरीफाई किया है तो उस पे साइन किया है। वो एक साइन अलग से परमिट पे ही दिया हुआ है। ठीक है, आप तो आप क्या इशू नहीं सही है? किया है, आपने आपने बस वेरीफाई किया है उस इंफॉर्मेशन को।
ठीक है, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है इश्यूअर ने, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस वाला है, ठीक है, तो आपने बस उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया कि हाँ ये इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, या सही इंफॉर्मेशन इस परमिट में फिल कर दी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोशिश करो कि आपका साइन निकालने की, जैसे कि आप नया प्रोजेक्ट रन कर सकते हो इनिशिएटिव के तौर पर। जनरली ये प्रॉब्लम आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, मैंने देखा है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में तो हर जगह पर अभी EHS वाले का सिग्नेचर निकल चुका है, लेकिन आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि सर हम अभी इंडियन स्टैंडर्ड आया है उसको अडॉप्ट करेंगे उस फॉर्मेट के हिसाब से, तो मैनेजमेंट के साथ बात करके फिर आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मतलब ऐसा डायरेक्टली बोलने से अच्छा है कि सर सेफ्टी वाला साइन नहीं करता है वगैरह वगैरह, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। उससे अच्छा है कि आप इस तरीके से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके कि हम इंडियन स्टैंडर्ड अडॉप्ट करके कर लीजिए, सिंपल। तो सर ये मेरा ये सलाह। इंडियन स्टैंडर्ड में किधर पे मिलेगा सर, कहाँ पे? क्या क्या? ये इंडियन अपना स्टैंडर्ड 17893 आप डायरेक्टली 17893 पे। 17893 IS PDF भी डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं तो मैंने 2 लेक्चर में ये सिखाया है आपको किस तरीके से एक्ट डाउनलोड करना है, किस तरीके से स्टैंडर्ड डाउनलोड करना है, तो वो वीडियो आप जी वहां पर जाके देख सकते हो। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, यस यस। क्योंकि क्या रहता है, जब परमिट देने के बावजूद भी अगर कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, जनरली फैटिलिटी होती है, तो जो भी परमिट इश्यूर वगैरह है तो अ, उनसे सबसे पहले तो इनिशियल बातचीत होती है। तो मेक श्योर करो कि अगर आप सेफ्टी वाला हो तो सबसे पहले खुद सेफ हो जाओ, देन दूसरों को सेफ कीजिए, ठीक है। और जब हम वेरीफायर के तौर पर या फिर परमिट इश्योर के तौर पर डेली सिग्नेचर करते हैं, तो हम भी मेक श्योर करते हैं कि काम सेफ तरीके से हो। प्रॉब्लम कब आती पता है आपको? जब फैटिलिटी हमारे साइड पर होती है ना, तब दिक्कत आती है। हाँ, अगर वो किसी अनसेफ एक्ट की वजह से हुई है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि उस बंदे की गलती थी उसके वजह से ही हुआ है, लेकिन फिर भी आप सही से इन्वेस्ट कीजिए कि गलती से भी गलती ना हो। आप समझ रहे हो कि गलती से भी किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी को चोट ना लगे, किसी की फैटिलिटी ना हो। क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ एक वो एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन उसकी फैमिली की पूरी दुनिया है। तो इसलिए आप, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक पर्सन जिस तरीके से, जिस कंडीशन में सेफ हेल्दी आया था हमारे प्लांट में काम करने के लिए, तो घर जाते हुए भी उसी सेम कंडीशन में हेल्दी लौटना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हम एज ए EHS प्रोफेशनल एडवाइजरी रोल पर है, ये भी याद रखना कि हम प्लांट को, कंपनी को, मैनेजमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो हमारा रोल क्या है? एडवाइजरी रोल है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? उस प्लांट का ऑक्यूपायर, तो ये भी याद रखना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, लेकिन हम कौन है? एडवाइजर है। तो हमारा रोल हमेशा एडवाइजरी रहता है। ओके सर, थैंक यू। यस, ओके। अच्छा हाँ, अभी बाकी का फिर हम पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ये PDF ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुका हूँ, तो आप रेफर कर